एसेट क्लासेस कितने टाइप के होते हैं और कौन सा एसेट क्लास आपके लिए सूटेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और किस किस डिफरेंट एसेट क्लासेस में कितना कितना एलोकेशन आपको देना चाहिए अपने टोटल पोर्टफोलियो का, जानेंगे इस वीडियो में। तो आजकल अगर हर जगह न्यूज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कि इन्फ्लेशन के वरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है और इस समय ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर चल रहा है इंटायर ग्लोबल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा साइडवेज चल रही है और बहुत ही अच्छी रिटर्न नहीं दे रही है। इसीलिए कई सारे जो नए इन्वेस्टर हैं जो कि अभी रिसेंटली एंटर हुए हैं मार्केट में, उनको डर लग रहा है कि शायद इसमें कोई रिटर्न नहीं बन के निकलेगी। और ऐसी सिचुएशंस में अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे कि कैसे हमको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एक जो सलाह सबसे कॉमन मिलती है हर जगह, वो ये होता है कि डाइवर्सिफाई कीजिए अपना पोर्टफोलियो। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली कैसे करते हैं ये डाइवर्सिफिकेशन, और अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो किस किस एसेट क्लास में हम लोग को कितना कितना करना चाहिए, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक एक एसेट क्लास लेके चलूंगा और उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, और कितना एलोकेशन आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो में देना चाहिए आपकी एज के हिसाब से। तो पहला तो एसेट क्लास जो है वो है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट करवाना तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए इसीलिए मैं मना करता हूँ क्योंकि अगर आज की डेट में आप इंडिया में ही इन्फ्लेशन ले लें तो 7-7.5% के अराउंड है। यूएस में ये इन्फ्लेशन 8.5% से ऊपर चला गया है, और फिक्स डिपॉजिट में जो आपको रिटर्न मिल रही है वो केवल 5 to 6% के अराउंड ही रिटर्न मिल रही है। उसमें भी टैक्सेशन कंसिडर नहीं किया है मैंने। अगर आप टैक्सेशन भी कंसिडर करते हो तो एनीवेयर अराउंड 1.2 to 1.5% की रिटर्न उसमें से और कम हो जाएगी। मतलब इफेक्टिव रिटर्न जो आपको फिक्स डिपॉजिट के इन्वेस्टमेंट में मिल रही है वो 4 to 4.5% के अराउंड मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है अपने इन्फ्लेशन में। तो अगर आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में पार करते हो ये सोच के कि वो आपको अच्छी रिटर्न देगा फ्यूचर में, तो इन रियल टर्म्स आप अपना पैसा बढ़ा नहीं रहे हो, इन एक्चुअल टर्म्स में आप अपने पैसे को घटा रहे हो। हम मान के चलते हैं आपने 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए जिसमें आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है। अब इन्फ्लेशन की फिगर जो करंट चल रही है जो कि अराउंड 7.5% की है, उसी को मान के चलते हैं, तो एक साल बाद आपके वो 100 रुपये 105 रुपये तो हो जाएंगे, लेकिन अब जो आपको पहले 100 रुपये में चीज मिल रही थी वो एक साल बाद आपको 107 रुपये में मिलेगी। तो केवल नंबर्स के फॉर्म में देखा जाए तो आपके पैसे 100 का 105 हो गया है, बट अगर आप रियल टर्म्स में देखो तो पहले आप जो 100 रुपये से चीज खरीद पा रहे थे, अब उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 107 रुपये चाहिए। तो 105 रुपये अगर आपकी वेल्थ बढ़ी है तो इस 100 रुपये में 2 रुपये से आपकी वेल्थ एक्चुअल टर्म्स में डिटोरिएट हुई है। तो इसका मतलब रियल टर्म्स में आपकी वेल्थ 2 रुपये से डिटोरिएट हो रही है हर साल। इसीलिए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से मैं सबसे ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ। अब लेकिन तब भी कुछ सिनेरियोज में फिक्स डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूट कर सकता है। अब वो कैसे सिनेरियोज हैं, तो पहला सिनेरियो तो अगर आप यंग हो तो फिक्स डिपॉजिट में आपको केवल उतना ही पैसा रखना चाहिए जितना आपको ज़रूरी है आपके इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? अब इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है कि आप अभी करेंटली जो भी काम कर रहे हो अपनी प्रेजेंट इनकम कमाने के लिए, इन केस अगर उस पर कोई हिंड्रेंस आ जाता है इन द फ्यूचर जिसकी वजह से आप वो इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हो अपने डेली बेसिस पे, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे आप अपने डेली के एक्सपेंसेस मीट कर पाओ जब तक आपको कोई दूसरा इनकम सोर्स मिल नहीं जाता उसको रिप्लेस करने के लिए। अब इमरजेंसी फंड आपके मंथली के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसका एटलीस्ट 6 टाइम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो 1 ईयर तक हो तो ज़्यादा बेहतर है, और मैक्सिमम अगर आपको रखना है तो 2 ईयर्स तक का रखना चाहिए। उसके बियॉन्ड रखने का कोई सेंस नहीं बनता इमरजेंसी फंड में, लेकिन एटलीस्ट 6 टाइम्स तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये जो इमरजेंसी फंड है ये ऐसा फंड है कि आपको कभी भी शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है, और आपको ऐसे फंड में बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। तो इस फंड को आप चाहो तो फिक्स डिपॉजिट में ज़रूर रख सकते हो सेविंग अकाउंट में रखने की बजाय, बिकॉज थोड़ा तो बेटर इंटरेस्ट आपको उसमें मिल ही जाएगा कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। अब सेकंड केस की बात करके चलते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आप रिटायर्ड हो तो आपको थोड़ा सा पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, बिकॉज अब आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हो और आप पूरे डिपेंडेंट हो जो आपके पास कॉर्पस है उसके लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास 100 रुपये का अगर कॉर्पस है तो आपको पूरा 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, बट हाँ आप उसका 20 to 30% का अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट में जरूर रख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी कैपिटल को एक प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो अगर आपके पास कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास वही एक फंड होगा जिसपे आप लुक आफ्टर टू कर लोगे, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो। अब आपके पास में भी हो सकता है कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ना हो, आपके पास केवल कॉर्पस ही हो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। तो आपको कुछ हिस्सा अपने कॉर्पस का ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए जो कि बिल्कुल भी वॉलेटाइल ना हो, जो कि बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना करे,
ताकि इन केस इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस कॉर्पस से अपना पैसा निकाल सको। इसलिए 20 to 30% मैं मैक्सिमम रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में रखो। बट अगर आप थोड़े ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो तो आप इस अमाउंट को घटा के 10 to 15% भी कर सकते हो। अब इसी में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो और फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो पहले तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अपने अमाउंट को एग्जॉस्ट करिए जिसमें आपको थोड़ा बेटर इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको दो स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड हैं, 100% सिक्योर है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कौन सी हैं ये दोनों स्कीम? तो पहली स्कीम तो है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। इस पे आपको 7.4% तक का इंटरेस्ट मिलता है आपकी कैपिटल पे, और जो लॉक इन होता है इसका 10 ईयर्स तक का लॉक इन होता है। और इसमें आपको जो पे आउट मिलता है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, आपको जैसे प्रिफर्ड होगा आपको उस हिसाब का पे आउट इसमें मिल जाता है। अब 7.4% इंटरेस्ट मेरे हिसाब से आज की डेट में भी ठीक इंटरेस्ट है, एफडी से तो बेटर ही है। लेकिन टैक्सेशन जो इसका होगा वो एक्जैक्टली एफडी की तरह होता है, तो आप जिस भी टैक्स स्लैब में आ रहे होगे आपको उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप इसमें अर्न करोगे वो। सेकंड चीज़ जिसमें आपको अपना पैसा रखना चाहिए वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब इसमें जो लॉक इन होता है वो 5 साल का होता है और इंटरेस्ट इसमें भी 7.4% का ही होता है। और इसमें जो मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और पीएमवीवीवाई भी जो मैंने बताया उसमें भी आप मैक्सिमम 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मतलब दोनों को अगर मिला लें तो आप टोटल 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मैक्सिमम इन दोनों स्कीम्स में। तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो पहले आप इन दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट करिए, इसको एग्जॉस्ट करिए, उसके बाद एफडी में जाइए, क्योंकि एफडी में इससे तो रिटर्न आपको कम ही मिलेगी चाहे किसी भी बैंक की आप एफडी उठा लें। अब इन दोनों स्कीम्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं फिक्स स्कीम्स में जो कि फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपीएफ अकाउंट हो गया जिसपे आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। अब आप पीपीएफ में भी जमा कर सकते हो, लेकिन उसमें लॉक इन 15 ईयर्स का होता है, जो एक ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से। आप 15 ईयर से पहले उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। बट अगर आपका पीपीएफ अकाउंट काफ़ी पहले से चला आ रहा है तो एनीवेज आपका मोस्ट लाइकली वो लॉक इन पीरियड ऑलमोस्ट ओवर होने को होगा। और पीपीएफ में अगर आप यंग हो तो भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा पीपीएफ में इन्वेस्ट करने को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप थोड़ा बहुत पैसा अपना कैपिटल सेफ्टी रखने के लिए केवल कर सकते हो पीपीएफ में जमा, उसके बियॉन्ड आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेटर इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट से। तो आप पहले इन तीन ऑप्शंस को जरूर देखिए, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट में मूव करिए। अब सेकंड एसेट क्लास की बात करके चलें तो वो होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो जो भी एंटिटीज लिस्टेड हैं आज की डेट में स्टॉक मार्केट में, वो या तो इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करती हैं या तो डेट के थ्रू पैसा रेस करती हैं। तो जब भी कोई भी कंपनी डेट के थ्रू पैसा रेस करती है, मतलब मार्केट से कर्ज उठाती है, तो वो बॉन्ड के फॉर्म में कर्ज उठाती है। और जनरली जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपको बेटर इंटरेस्ट मिलता है, बेटर रिटर्न मिलता है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट या फिर अदर फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आप कोई भी टिपिकल कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लें किसी भी कंपनी का, तो आपको एनीवेयर अराउंड 7 to 8 to 9% का इंटरेस्ट मिल जाएगा आराम से। अब इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, ये कंपैरेटिवली लेस सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। थोड़ा बहुत इसमें क्रेडिट रिस्क जरूर रहता है हर तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड में। तो अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जरूर इंश्योर करना चाहिए कि आप किस कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, और क्या वो कॉर्पोरेट बॉन्ड सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। अगर वो सिक्योर्ड है तो ज़्यादा सेफ्टी है आपकी कैपिटल की, अगर वो अनसिक्योर्ड है तो उतना ही क्या आपकी कैपिटल कम सेफ है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जनरली रेटिंग भी की जाती है रेटिंग एजेंसीज द्वारा। तो जनरली ट्रिपल ए का अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो वो सबसे हाईएस्ट रेटिंग मानी जाती है। तो ट्रिपल ए के कॉर्पोरेट बॉन्ड में जनरली आपको थोड़ी कम रिटर्न देखने को मिलेगी। डबल ए प्लस सिंगल ए के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनमें आपको थोड़ी बेटर रिटर्न देखने को मिलेगी। मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ कि ए रेटिंग से नीचे के जितने भी बॉन्ड्स हैं आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी क्रेडिट रिस्क बढ़ जाती है और आपकी पूरा पूरा प्रिंसिपल लॉस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो आपको ट्रिपल ए से ए रेटिंग तक के ही बॉन्ड देखने चाहिए और आपको अपनी अच्छी एनालिसिस कर लेनी चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें कैसे? तो कई सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल विंट वेल्थ है, thefixedincome.com है, भारतबॉन्ड.com है, और भी कई तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस पे आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड आप इजीली सर्च कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिटर्न्स तो आपको एफडी से अच्छी मिली जाती हैं, बट इसमें एक और बेनिफिट मिलता है आपको, वो होता है टैक्सेशन का बेनिफिट। अब इसमें जो टैक्सेशन लगता है वो एज पर स्लैब रेट नहीं लगता, इसमें कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन लगता है। तो मान के चलते हैं कि अगर आपने 3 साल या उससे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड बेच दिया अपना, तो आपको एज पर स्लैब रेट ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड 3 साल या उससे ऊपर के पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो कि 20% का ही होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लग सकता। इसमें एक और बेनिफिट जो मिलता है लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन्स में, वो होता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट। तो मान के चलते हैं आपने 100 रुपए का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा और आपने 4 साल बाद उसको 200 रुपए में बेच दिया,
तो इस केस में आपको 100 रुपए का गेन हुआ। बट इस केस में आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। अब इंडेक्सेशन कुछ नहीं होता, जो भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है एज पर द इन्फ्लेशन नंबर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल रिलीज करता है। तो इस केस में मान के चलते हैं जो आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा था वो 4 साल बाद इंडेक्सेशन लगाने के बाद 140 रुपए का हो गया है। तो इस केस में आपको जो कैपिटल गेन्स लगेगा वो होगा 200 माइनस 140। इसका मतलब 60 रुपीज पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 20%, ना ही 100 रुपीज में, जो कि आपको रियलिटी में आप जो देखो वो गेन हुआ है उससे। इसलिए इसमें वैसे तो कहने के लिए 20% टैक्सेशन लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, लेकिन अगर आप इंडेक्सेशन को भी इंक्लूड कर लेते हो तो ये जो 20% का टैक्सेशन है ये और भी लेस हो जाता है, जो कि काफी हद तक बेटर होता है किसी भी फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में। अगर आप यंग हो तो आप अपना चाहो तो इमरजेंसी फंड किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करके क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप एजेड हो तो आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल जरूर देख लेनी है। अगर आप रिस्क एवर्स बहुत ज्यादा हो तो आपको एफडी या फिर जो मैंने इससे पहले 3 ऑप्शंस बताए एफडी से जो बेटर होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अदर देन डेट आप चाहो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ी बेटर रिटर्न पाने के लिए। अब तीसरा जो एसेट क्लास है जो कि काफी हद तक रिलेट करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड से, वो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। अब डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली पूल होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। तो मतलब एक कोई फंड मैनेजर होगा जो कि कई तरीके के कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेज करता है आपके बिहाफ में और उनका पूल बनाता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो डेट म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली लेस रिस्क रहती है अगर आप इंडिविजुअली किसी एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी डेट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो होंगे ही, जिसमें डबल ए रेटेड ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स होंगे और आप वो छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको उसमें टिकट साइज ज्यादा होगा, मतलब आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप उतने पैसे से केवल किसी एक ही पर्टिकुलर एंटिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के केस में आप थोड़े से अमाउंट से भी कई सारी कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड में डायरेक्टली एक्सपोजर ले सकते हो। तो डेट म्यूचुअल फंड का ये बेनिफिट होता है। अब क्योंकि ये बेनिफिट होता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड में जो भी आपको रिटर्न मिलेगी वो अगर आप किसी डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो उससे अराउंड 1 से 2% के अराउंड कम रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। अब उसके ऑब्वियस रीजन है क्योंकि जो डेट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो उस फंड का एक अपना एक्सपेंस रेशो भी होता है। अब सेकंड कारण ये होता है क्योंकि पोर्टफोलियो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है तो उसमें हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें रिटर्न जनरली थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, हम लोग को अराउंड फिक्स डिपॉजिट के अराउंड ही देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से तो ओवरऑल जो रिटर्न होता है किसी भी डेट म्यूचुअल फंड का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगी वो आपको अराउंड 6 to 7% की देखने को मिलेगी। और इसमें भी जो टैक्सेशन लगता है वो एक्जैक्टली वैसे ही लगता है जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड के केस में समझाया था। तो टैक्सेशन का बेनिफिट इसमें भी आपको एफडी से तो बेटर ही मिल जाता है। तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है इन्वेस्ट करने का एफडी के कंपैरिजन में। अब फोर्थ एसेट क्लास की बात करके चलेंगे, वो है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट हम लोग के इंडिया में काफ़ी प्रचलन में है और सब लोगों का ड्रीम होता है कि हम लोग का एक खुद का घर तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या आपको अपनी यंग एज में घर खरीदना चाहिए कि नहीं, क्या वो एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि नहीं, इसकी चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हम लोग को देखने चाहिए कोई भी घर खरीदने से पहले। लेकिन अगर रियल इस्टेट आप अगर एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखेंगे तो उसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला तो है रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, दूसरा है कमर्शियल रियल इस्टेट। अब रेजिडेंशियल रियल इस्टेट में मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि आज से 4-5 आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी। 4 to 7% का एप्रिसिएशन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड एप्रिशिएट करना प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे को थोड़ा कम लाइकली कम लग रहा है इंडिया में। अब उसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ जगह प्रॉपर्टी के रेट बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ एरियाज में जनरली नहीं बढ़ते हैं बहुत तेजी से। लेकिन बाय एंड लार्ज जो मेरे को पर्सनली लगता है कि इंडिया में जो भी रेजिडेंशियल रियल इस्टेट के रिटर्न्स हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं होंगे आने वाले 4-5 सालों में। और अगर हम लोग रेंटल यील्ड की भी बात करके चलें तो रेंटल यील्ड भी रेजिडेंशियल रियल इस्टेट में बहुत ही कम होती है, अराउंड 1 से 2% ही होती है आपकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। तो वो भी कोई बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं है। अगर आप रेंटल यील्ड और रियल इस्टेट के एप्रिसिएशन जो कि मैं 6% मान के चलता हूँ उन दोनों को जोड़ भी दें तो अराउंड 6 to 7% की रिटर्न आपको मिल सकती है रियल इस्टेट में। लेकिन उसके लिए जितना पेन लेना पड़ता है इन्वेस्टिंग करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए, उससे बेटर तो यही है कि आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में या किसी और फिक्स इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने पीछे डिस्कस किए उनमें इन्वेस्ट कर लीजिए। अब रियल इस्टेट में दूसरा ऑप्शन होता है कमर्शियल रियल इस्टेट। अब कमर्शियल रियल इस्टेट में ग्रोथ काफी अच्छी है, कैपिटल एप्रिसिएशन काफी अच्छा होता है, लेकिन इसमें आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको एक अच्छी नॉलेज हो उस मार्केट की। बिकॉज आप कहीं पे भी कमर्शियल रियल इस्टेट परचेज कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू बिल्कुल भी अप्रिशिएट ना करे और आपका पैसा काफी टाइम के लिए लॉक इन हो जाए उस प्रॉपर्टी में। तो आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए पहले तो कमर्शियल रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की, आपको उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब
अनटिल एंड अनलेस आपको इस लेवल की नॉलेज नहीं है और आप डेली के बेसिस पे रिसर्च नहीं कर सकते कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो रियल एस्टेट में एक और बेटर ऑप्शन है कि आप स्मॉल अमाउंट से भी आसानी से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वैसे आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको एक हैवी अमाउंट लगेगा, जो कि कुछ लोग तो पहले केस में अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे किसी भी रियल एस्टेट को परचेस करना। और अगर एक अफोर्ड कर भी लेंगे तो एक हैवी चंक ऑफ उनका कैपिटल जो है ब्लॉक हो जाएगा काफी टाइम तक के लिए। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक बेटर ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो होते हैं रीट्स। अब रीट्स का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप एक तरीके से म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, जो कि एक प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो होता है, जो कि कोई एक फंड मैनेजर समझ लीजिए मैनेज करता है उस पोर्टफोलियो को। तो उन सारी प्रॉपर्टीज से जितनी भी रेंटल यील्ड आती है उस रेंटल यील्ड को का 90% तो मिनिमम रीट्स को ट्रांसफर करना ही होता है अपने यूनिट होल्डर्स को। तो अगर आपने किसी भी रीट्स की यूनिट्स होल्ड करके रखी हैं तो आपको उस रीट की प्रॉपर्टी से जितनी भी रेंटल यील्ड्स मिलेंगी वो आपको पास ऑन हो ही जाएंगी। प्लस उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। और एक चीज़ का बेनिफिट ये रहता है क्योंकि उसमें एक प्रोफेशनल टीम बैठी है जिसका काम ही यही है दिन रात रियल एस्टेट के प्राइसेस को स्टडी करना, रियल एस्टेट में बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, तो वो कंपैरेटिवली थोड़े बेटर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब पास्ट में जो देखा गया है कि रीट्स ने जो जनरली रिटर्न दी है वो अराउंड 9 से 11% की रिटर्न देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट रिटर्न होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करने से। अब अगर टैक्सेशन की बात करके चलें तो रीट्स का जो टैक्सेशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उतना ज़्यादा कठिन नहीं समझना। तो रीट्स से आपको जो भी रेंटल इनकम मिलती है, जो भी रीट्स अपनी प्रॉपर्टीज पे कमाती है और आपको पास ऑन करती है, तो उस इनकम पे तो आपको एज पर स्लैब रेट ही टैक्स लगता है। और अगर किसी तरह का इंटरेस्ट अगर रीट आपको ट्रांसफर करती है तो उस इंटरेस्ट पे भी आपको एज पर स्लैब रेट टैक्स लगता है। अब इंटरेस्ट और रेंटल इनकम के अलावा अगर किसी भी तरीके से रीट्स आपको पैसा दे रही है तो वो आपके हाथ में फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। अब अगर आप रीट्स की यूनिट सेल करेंगे तो उसमें जो टैक्सेशन लगता है वो कैपिटल गेन्स का ही टैक्सेशन लगता है। और जैसा हम लोग ने डेट म्यूचुअल फंड में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डिस्कस किया था कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन, वही सेम टैक्सेशन इसमें भी लगता है रीट्स की यूनिट सेल करते टाइम। अब पांचवें एसेट क्लास की बात करके चलते हैं, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट क्लास है मेरे हिसाब से जिसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए फॉर बेटर रिटर्न्स, क्योंकि ये आपका इन्फ्लेशन को भी बहुत आसानी से बीट करता है और ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन इसमें आपको एक अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिलती है। अराउंड 12 से 18% तक की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी डिसेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में रिटर्न कमाने की सोच रहे हो तो आप वो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 साल तक अपना पोर्टफोलियो रेड में भी देखने को मिले। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको वो पैसा डालना चाहिए जो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डाल रहे हो या आपको फ्यूचर में कोई हाउस परचेज करना है उसके लिए डाल रहे हो। तो एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए कम से कम वो 5 साल का तो होना ही चाहिए किसी भी तरह के इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी देखने को जरूर मिलेगी और आपका पैसा ऊपर नीचा होता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। इसमें रिटर्न आपको तभी देखने को मिलेगी जब आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग रन होल्ड करके चलेंगे। अब इस एसेट क्लास में आपको टैक्सेशन में भी बेनिफिट है। अब इसमें भी आपको कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन लगता है और जो भी कैपिटल गेन्स आपको होते हैं वो केवल 10% के ही हिसाब से टैक्सेबल होते हैं। और उसमें भी एक और बेनिफिट ये है कि 1 लाख तक का कैपिटल गेन आपको हर साल जितना भी होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। आपको अपने इक्विटी शेयर्स में 1 लाख तक का कैपिटल गेन हुआ है और आप उसको सेल करते हो तो वो कैपिटल गेन आपके अकाउंट में एग्जेम्प्ट हो जाएगा हर साल। तो इस एग्जेम्पशन का कुछ फायदा भी उठाया जा सकता है। मान लीजिए आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखते हो, उसको सेल करने का आपको कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि 1 लाख का कैपिटल गेन हर साल एग्जेम्प्ट होता है तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले ये देखना है कि आपका कितना कैपिटल गेन बन रहा है। तो जितना भी कैपिटल गेन आपका 1 लाख के अंदर अंदर है आपको उतने अमाउंट के म्यूचुअल फंड सेल करके तुरंत परचेज कर लेने हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपका 1 लाख का कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम कर लोगे और नेक्स्ट ईयर आपकी जो परचेज कॉस्ट जोड़ी जाएगी वो आपने जब सेकंड टाइम उसको दोबारा से रीपरचेज किया वाली जोड़ी जाएगी, ना कि प्रीवियस परचेज कॉस्ट, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर में जो आपको कैपिटल गेन लगेगा वो सेकेंडरी जो आपका परचेज प्राइस है उससे जोड़ के लगेगा। तो आपको 1 लाख का जो बेनिफिट है वो आप उसको आराम से क्लेम कर सकते हो हर साल। अब इस चीज को टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं और इस चीज को आपको अपनी टैक्स प्लानिंग में जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन होता है कि आप अपने खुद डायरेक्टली जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, शेयर्स पिक करिए और आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि रिसर्च कैसे करी जाती है। हालांकि रिसर्च करके अच्छे स्टॉक पिक करना कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस होता है।
लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा लगना पड़ता है और बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है। मतलब प्रोसेस कठिन नहीं होता है, लेकिन टीडियस बहुत होता है किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर को एनालाइज करके ये डिसाइड करना कि ये शेयर अच्छा है कि फ्यूचर के लिए नहीं अच्छा है। तो अगर आपके पास उतना टाइम, उतना टेम्परेमेंट नहीं है कि आप दे सको पर्टिकुलर शेयर को एनालाइज करने के लिए, तो फिर मैं डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई फंड मैनेजर आपके फंड को आसानी से मैनेज कर लेगा और आपको एक डिसेंट रिटर्न तो जनरेट करके वो दे ही देगा। तो अगर आप यंग हो तो आपको मैक्सिमम पैसा, अराउंड 80% ऑफ द पैसा आपको इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी में ही ग्रोथ आएगी। वही पैसा आपका इन्फ्लेशन को बीट करेगा और जो रियल टर्म्स में वेल्थ क्रिएशन होती है वो इक्विटी में ही आपको देखने को मिलेगी। और आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखोगे, उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में देखने को मिलेगा। तो एक बार आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया है, तो उसके अलावा आपके पास जितना भी सरप्लस बच रहा है, तो उसका मैक्सिमम पोर्शन आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब छठा जो ऐसा क्लास है वो है गोल्ड। अब गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करने के लिए किसी को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि गोल्ड में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। हो सकता है 10-10 साल के पीरियड में आपको केवल हार्डली 1 से 2% पर एनम के ही रिटर्न देखने को मिले गोल्ड में। तो फिर गोल्ड में किस सिनेरियो में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो गोल्ड को मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट नहीं करता हूँ, उसको मैं हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सजेस्ट करूंगा। अब हेजिंग से क्या बेनिफिट होता है? अब गोल्ड इकलौता ऐसा एसेट क्लास है कि जब सारे एसेट क्लासेस जनरली डाउन जाते हैं तो गोल्ड की वैल्यू जो है अप जाती है। अब जितने भी एसेट हैं उनके जनरली प्राइसेस तब फॉल करते हैं जब भी कोई ना कोई अनसर्टेन इवेंट हुआ होता है ग्लोबली। अब गोल्ड जो है वो अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बाकी एसेट क्लासेस नहीं करते हैं। तो जितनी भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी इकोनॉमीज में वर्ल्ड वाइड, उतना ही ज़्यादा गोल्ड का प्राइस शूट अप करेगा। तो ये 1975 से पूरा चार्ट है गोल्ड के प्राइसेस का, जो कि यूएस डॉलर्स में है। अब इसमें आप देख सकते हो जब जब गोल्ड के प्राइसेस में स्पाइक हुआ है, फॉर एग्जांपल 1980s में जो स्पाइक देखने को मिला था, तो 1980s में बहुत ही वर्स इन्फ्लेशन क्राइसिस हुई थी वर्ल्ड वाइड, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस तब शूट किए थे। अब क्योंकि वो एक अनसर्टेन इवेंट था, इसलिए वहां पे गोल्ड के प्राइसेस शूट किए थे। अब इसी के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1987 के अराउंड, जब वहां पे यूएस में एक स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था, तो उस टाइम भी गोल्ड के प्राइसेस ने थोड़ा शूटअप दिया था। और वैसे आप जनरली देखोगे कि गोल्ड के प्राइसेस जो होते हैं वो साइडवेज ही चलते हैं। अब जब 2008 में जब हम लोग को ग्रेट रिसेशन देखने को मिला था, उसके बाद देखिए आप गोल्ड के प्राइसेस कितने ज्यादा शूट किए हैं। और 2008 के बाद जो एक जनरली बूम का पीरियड आया था वर्ल्ड वाइड, तो उसके बाद आप देखिए गोल्ड के प्राइसेस एक्चुअली में गिरे हैं काफी हद तक, नहीं तो साइडलाइन रहे हैं। और इन्होंने रैली कब दिखाई है? उसके बाद जब कोविड का पैंडेमिक आया था। कोविड का पैंडेमिक फिर से एक और बहुत ही बड़ा अनसर्टेन इवेंट था, और 2020 के बाद से आप देख सकते हैं कितने ज्यादा गोल्ड के प्राइसेस शूटअप किए हैं। और उसके बाद ये फिर गिरे हैं जब कोविड का पैंडेमिक थोड़ा थोड़ा धीरे होने लगा था, और अब जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और फिर से एक इन्फ्लेशन क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड आ गई है, तो फिर से गोल्ड के प्राइसेस शूट होने लगे हैं। और जितने भी सिनेरियो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, इन सभी सिनेरियोज में इक्विटी मार्केट ने बहुत ही पुअर रिटर्न दी है। तो चाहे वो कोविड के पैंडेमिक का तो चाहे वो जब कोविड का पैंडेमिक ने हिट किया था तब देख लें, तो तब इक्विटी मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल हुई थी। ग्रेट रिसेशन में तो बहुत ही ज़्यादा फॉल हुई थी। 1987 में जो हुआ था उसमें भी इक्विटी मार्केट क्रैश करी थी। और अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो अभी भी इक्विटी मार्केट फॉल थोड़ी सी हुई है, लेकिन मोर और लेस साइडवेज चल रही है, कोई एक बहुत अच्छी रिटर्न नहीं दे रही। तो जब भी ऐसा कोई अनसर्टेन इवेंट होता है तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा शूट अप करते हैं। इसलिए आपको 5 to 10% आपको अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गोल्ड में जरूर रखना चाहिए। उसको इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखना चाहिए, उसको केवल एक हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए कि अगर अदर एसेट क्लासेस फेल हो जाते हैं इन एनी केस सिनेरियो, तो गोल्ड आपके रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। इसलिए गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन उसको हेजिंग के लिए आप जरूर यूज कर सकते हो। अब जो लास्ट एसेट क्लास है वो है क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज की जब भी बात करके चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिवाइड देखने को मिलता है हमको लोगों के बीच। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, ये जो डिवाइड है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट बोलते थे, अब धीरे धीरे काफी सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में आ रहे हैं। अब इसका रियल रीजन यही है कि क्रिप्टो करेंसीज वाकई में एक रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। इसीलिए अब ज्यादा लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज के तरफ। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करके चले तो आज की डेट में भी ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट क्लास है। अब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने का मतलब आपको इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मतलब 50, 60, 70% आपको अप्स एंड डाउन इसमें आराम से देखने को मिल सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स। ये बट नॉर्मल है क्रिप्टो करेंसीज के एसेट क्लास में।
और इसमें आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा हो। अब ये जो एसेट क्लास है इसने अभी तक तो अपना कोई खुद का एक ग्राउंड नहीं बनाया है इस टर्म्स में कि जनरली परफॉर्म कैसे करता है अदर एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में। तो अगर अभी की बात करके चलें तो क्रिप्टो करेंसीज का जो एसेट क्लास है वो मोर और लेस इक्विटी के हिसाब से ही मूव करता है। तो जैसे जैसे इक्विटीज मार्केट मूव करती हैं वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी की भी मार्केट मूव करती है, बट वॉलिटिलिटी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्विटी की मार्केट 10% से जंप करेगी तो हो सकता है उस केस में क्रिप्टो करेंसी की जो एसेट क्लास है वो 50-60% जंप कर जाए। और उसी हिसाब से अगर इक्विटी की मार्केट क्रैश करेगी, अगर मान लीजिए 5% क्रैश करती है तो क्रिप्टो की मार्केट हो सकता है 30-40% तक क्रैश कर जाए। तो अभी तक यही देखने को मिला है कि क्रिप्टो करेंसी की जो एसेट क्लास है वो थोड़ा थोड़ा इक्विटी के अलाइंड ही चलती है, लेकिन फ्यूचर में मेरे को ज़रूर लगता है कि ये अपना एक खुद का अलग सा स्टैंड ज़रूर क्रिएट करेगा क्रिप्टो करेंसी, जैसे जैसे लोग इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अब क्योंकि कई सारी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स भी क्रिप्टो करेंसीज के मोर और लेस अगेंस्ट ही हैं। अगर अपनी इंडियन गवर्नमेंट की भी बात करके चल रहे हैं तो हाँ, उसने डायरेक्ट बैन तो नहीं लगाया है, लेकिन उसने जितने भी स्टेप्स लिए हैं उसमें पूरी तरीके से सारे स्टेप्स इस तरीके से लिए हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाए अपने इंडियन कंट्री में। और इसी तरीके से कई सारे वर्ल्ड की कंट्रीज कर भी रही हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ कंट्रीज में हम लोग को देखने को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसीज के प्रति। और कुछ कंट्रीज में तो कम्प्लीटली बैन ही लगा दिया। फॉर एग्जांपल चाइना की बात करके चले तो वहाँ तो क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरीके से बैंड है। तो मेरे को जो पर्सनली लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज का जो एसेट क्लास है वो रियल टर्म्स में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आज की डेट में, लेकिन उसी के साथ साथ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये एसेट क्लास बहुत ही ज़्यादा ब्लोटेड भी है। काफ़ी सारे इसमें फेक कॉइन्स हैं और बेकार की क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जो कि केवल कचड़ा है। और इसमें ढूंढ के निकालना कि कौन सी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी पड़ेगी और केवल न्यूज़ सुन के और मार्केट की हवा देख के आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा ये एसेट क्लास रेलिवेंट है तो उतने ही ज़्यादा इस एसेट क्लास में आपको स्कैमस्टर्स और फ्रॉडस्टर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये एसेट क्लास किसी भी तरीके से रेगुलेटेड भी नहीं है। इसलिए तो क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसका जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्वेशन है दोनों ही आपके हाथ में है, क्योंकि ये मार्केट किसी भी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है। तो आपको काफ़ी सोच समझ के ही क्रिप्टो करेंसीज के ऐसे क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 5 to 7% क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट होता है। मैं उस उतने में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आपको ये अपने लिए खुद की लेकिन ये फिगर आपको अपने लिए खुद डिसाइड करनी है। अगर आप चाहो तो इस एसेट क्लास से दूर भी रह सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करो, लेकिन मैं आपको इनकरेज जरूर करूंगा कि भले ही आप इन्वेस्टमेंट ना करो लेकिन आप इस एसेट क्लास के बारे में स्टडी जरूर करो, क्योंकि ये एसेट क्लास आज की डेट में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और फ्यूचर में इस एसेट क्लास का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यही पूरा डिस्कशन था डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको इससे कोई भी बेनिफिट मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है इस एक वीडियो को बनाने में। और अगर आपको लगता है कि और किसी के भी काम आ सकती है तो आप इसको शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरह और अपडेट्स पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और उसमें एक बेल आइकन होता है आप उसको भी दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।